हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 7 में। देखिए, अभी तक हम लोग डिजीज़ को डिस्कस कर रहे थे, वो भी कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पहले पॉइंट को। ठीक है, उसमें अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले हम बैक्टीरियल, वायरल, इस तरीके से होने वाले डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लिए थे। देखिए, जैसे प्रोटोजोआन से होने वाले डिजीज़ के बारे में भी डिस्कशन हो गया था। ये रहा प्रोटोजोआन से होने वाले डिजीज़ के बारे में, जैसे मलेरिया हो गया, अमीबियासिस हो गया, प्रोटोजोआन रिलेटेड डिजीज़ थे। वायरल डिजीज़ में कॉमन कोल्ड को पढ़ रखे हैं। और आइए पीछे, जैसे ये देखिए बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में टाइफाइड और निमोनिया, दो डिजीज़ के बारे में बातें हुई हैं। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम हेलमिन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें दो ही डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। एक एस्केरियासिस के बारे में, एक एलिफेंटेसियासिस के बारे में पढ़ना है, फाइलेरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब सुनिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलमिंथ, हेलमिंथ क्या होता है? जैसे आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, क्या इस तरीके से आते हैं। फाइनली क्या आता है? एनिमेलिया वगैरह आता है। तो एनिमेलिया में पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, क्या इस तरीके से जब आप सीक्वेंस को पढ़ रहे होते हैं तो प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज भी आ रहा होता है। पोरीफेरा से जब एक अच्छे कॉर्डेटा का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो उस बीच में हेलमिंथ भी आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, तो एस्के हेलमिंथीज से होने वाला एक डिजीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, एस्केरियासिस। सुनिए, एस्केरियासिस को राउंड वर्म भी कहते हैं। स्कैरिस मतलब ये राउंड वर्म होता है। राउंड वर्म होने का मतलब ये इसकी बॉडी कुछ इस तरीके की होती है, कुछ सिलेंडर लाइक इसकी बॉडी होती है। क्या क्लियर है? यहाँ मेल और फीमेल कुछ दिखाए रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, मेल छोटा, फीमेल बड़ा, कुछ ऐसे होता है। ठीक, अब चलिए, तो ये क्या हो गया? राउंड वर्म हो गए, कुछ इस तरीके के होते हैं। अब इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या हैं, ये किसके वजह से होता है, ये तो हम पढ़ ही लिए। स्कैरिस, स्कैरिस क्या है? एक वर्म है। वर्म समझते हैं आप? वर्म मतलब कोई कीड़े मकोड़े जैसी कोई चीज़ होती है, उसको हम वर्म कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी हम वर्म किसको कह रहे हैं? जो ड्रिल करे, जैसे किसी चीज़ को पेनिट्रेट करके किसी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करे, इस तरीके की चीज़ों को हम वर्म कहते हैं। ठीक, अब सुनिए, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। होता क्या है कि ये वर्म जो होता है, ये गंदा खाना पानी से हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, और ये इंटर करने के बाद धीरे धीरे हमारे स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन को परफोरेट करता है, और लंबे टाइम तक इंटेस्टाइन में रहने के बाद वहाँ से इसके लार्वा मूव करते हैं, या फिर ये वर्म मूव करता है कहाँ पे? लीवर में, लीवर के बाद हार्ट में, हार्ट के बाद फिर लंग्स वगैरह तक। यानी ये पूरा फिर उसके बाद से ये फिर इसी पैसेज को फिर से फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह जो होने का डर रहता है वो होता है इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। इसमें होने क्या लगता है कि जब फीमेल बहुत सारे एग को प्रोड्यूस करने लगती है, बहुत सारे एग प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो इनका नंबर इतना ज़्यादा होने लगता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन है, अब यहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट में इनके एग्स बनने लगते हैं कि ये पैसेज, ये रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, इंटेस्टाइनल पैसेज। अब ये रास्ता ब्लॉक कर जाता है, और ये क्या करते हैं, इनका पेनिट्रेट करने का नेचर ही होता है। अब ये क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन को जगह जगह से पेनिट्रेट करने लगते हैं, इवन ये बॉडी को भी पेनिट्रेट करके बाहर आ जाते हैं। कई बार इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो सुनिए, इसमें क्या क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट में ये पहुंच गए, और वो हर जगह जाके क्या काम क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं, छेद रहे हैं अलग अलग ऑर्गन को, तो बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। इसमें मस्कुलर पेन रहता है, मसल्स में पेन रहता है, दर्द रहता है, बुखार भी आने लगता है। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। जब ब्लड
लॉस होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो वो फीकस के थ्रू तो ब्लड लॉस हो जाएगा, तो ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया होगी, खून की कमी हो जाएगी। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, जो ये एग होते हैं, ये एग क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। जो इंटेस्टाइन का रास्ता होता है उस रास्ते को ये एग क्या करते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये सिम्टम्स हैं कि बॉडी के अंदर जगह जगह ब्लीडिंग होने लगती है, मसल में पेन होता है, फीवर रहता है, खून की कमी होने लगती है, इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक होते हैं, इंटेस्टाइन का रास्ता ब्लॉक होने लगता है। ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? स्कैरियासिस के। ठीक, अब सुनिए ये फैलता कैसे है? ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कोई और डिजीज़ आप बता सकते हैं जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता हो? कौन सा? टाइफॉइड। टाइफॉइड के बारे में पढ़े थे, वो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से था। अमीबियासिस, अमीबियासिस प्रोटोजोआन डिजीज़ थी। टाइफॉइड कैसी डिजीज़ थी? बैक्टीरियल डिजीज़ थी। ठीक है, तो ये सारे कैसे स्प्रेड होते हैं? ये सारे के सारे स्प्रेड होते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, गंदा खाना पानी खाने से। सुनिए इसके बारे में, सुनिए ये कैसे, इसके जो एग होते हैं, इस पैरासाइट के जो एग होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो एक्सक्रीटा वगैरह होता है, फिसेस मैटर वगैरह होता है, जो लोग खुले में शौच वगैरह कर देते हैं, वहाँ से वो ये इंटेस्टाइन में इसके लार्वा या फिर स्कैरियस के वर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फिसेस मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और वो बाहर जाने के बाद क्या करते हैं कि जो सॉयल है, जैसे कि अब ये किन किन चीज़ों को कंटामिनेट करते हैं? एक्सक्रीटेड एलोंग विथ द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड कोई पर्सन है तो उसके जो फीसेस वगैरह हैं, उसका जो एक्सक्रीटा वगैरह है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसके थ्रू ये बाहर आते हैं बॉडी से। और बॉडी से बाहर आने के बाद अगर वो खुले में शौच वगैरह कर रहा है तो सॉयल को दूषित करते हैं, सॉयल को कंटामिनेटेड करते हैं, वाटर भी कंटामिनेटेड होता है। और प्लांट्स में भी, क्योंकि अगर हवा वगैरह चली तो प्लांट्स वगैरह के पास भी ज़्यादा चांस होंगे कि वो पार्ट जो हैं या फिर वो वर्म्स हैं वो उड़ के वहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है, तो ये प्लांट्स वगैरह में भी मतलब फैल जाते हैं। कहाँ? जैसे सॉइल को भी कंटामिनेट कर दिए, वाटर को भी, प्लांट्स को। प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जैसे समझिए जो वेजिटेबल वगैरह वाले प्लांट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। इसी वजह से तो बोला जाता है कि साग सब्जियों को हमेशा धो के खाना चाहिए। ठीक है, और सुनिए क्या होता है। अब ये स्प्रेड कैसे होगा किसी हेल्दी पर्सन में? जो कंटामिनेटेड वाटर था या तो उसको इनटेक कर ले कोई, कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए गंदा पानी, कोई नदियों का पानी वगैरह पी लिया जो कि गंदा हो। वेजिटेबल्स, जो आप साग सब्जी खाते हैं अगर वो साफ़ सुथरी नहीं है और उसमें पहले से स्कैरिस वर्म है तो उससे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं बिना धोए तो उसमें भी तो चांसेस हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे ही स्प्रेड होता है। ठीक, इसके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये स्कैरिस वर्म की वजह से कॉज होता है। इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे एनीमिया होना, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ब्लीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड थ्रू, ये कैसे स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक, चलिए तो ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस हाथी पाँव रोग भी कहते हैं इसको। फाइलेरियसिस हाथी पाँव रोग, एलिफेंटेसिस। सुनिए ये कॉज होता है वुचेरिया, ये भी एक वर्म है। वुचेरिया भी एक वर्म ही है। इसके दो स्पीसीज हैं, जैसे वुचेरिया ब्रैंकोप्टी और वुचेरिया मेलाई। ये दोनों क्या कॉज करते हैं? और ये फाइलेरियल वर्म है, फाइलेरिया को कॉज करने वाले फाइलेरियल वर्म। ठीक, जो ये फाइलेरियल वर्म है ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं, स्लोली डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से, कोई डिजीज है जो बहुत लंबा टाइम लेता है अपना इफेक्ट शो करने में। लंबे समय से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब सूजन ऑफ द ऑर्गन्स। इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें सूजन होता है, और ये ऑर्गन्स में सूजन इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो लिम्फेटिक वेसल होते हैं, हमारी बॉडी में दो तरीके के वेसल्स होते हैं, जो एक तो ब्लड को कैरी करती है, एक लिम्फ को कैरी करती है। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इस वेसल्स में इनका अटैक होता है, या ये कह लें जिस तरीके से स्कैरियसिस में इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो रहा था, इसी तरीके से इसमें लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो जिस पार्ट के पास वो लिम्फ जा रही थी उससे जुड़ा हुआ ऑर्गन अफेक्टेड होगा इसमें। इन विच फाइलेरियल वर्म लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, ये कई सालों तक वही अपना घर बना के रहता है उस लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स में रहता है
और यूजुअली जनरली देखा गया है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स लोअर लिम्ब साइड्स में होती हैं उन्हीं में इनका अटैक होता है, उन्हीं में ये टारगेट या वहीं रह रहे होते हैं। और लोअर लिम्स को जाने वाला जो रास्ता होता है, जो लिम्फ वेसल्स होती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी इस वर्म के बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं। जो फीमेल होती है वर्म, वो बहुत सारे एग को प्रोड्यूस करती है और वो बहुत सारे एग्स क्या करते हैं, जाके लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक लिम्फेटिक वेसल्स। एक मिनट। ब्लॉक्ड लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक, अब होता क्या है, अब इसमें सॉरी, इसमें जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। जेनाइटल ऑर्गन आपको पता है, जैसे टेस्टिस वगैरह, पेनिस वगैरह, ये सारे ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं मेल में अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। एक बड़े लेवल पे कोई बदलाव हो जाना, डिफॉर्मिटीज, स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, डिफॉर्म हो जाना। ठीक है, दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। देखिए यहाँ पे भी फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही ब्लड वगैरह सक करती है। जो क्यूलेक्स होती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसके लिए वेक्टर की तरह काम करती है। वेक्टर की तरह काम कर रही है, इस वर्म को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ले जाने का काम करती है। एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखिए, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये जेनाइटल पोर्शन है, इसमें भी डिफॉर्मिटीज आ गई है। और ये देखिए लोअर लिम्ब है, ये है लोअर लिम्ब, जेनाइटल पार्ट, दोनों अफेक्टेड हुए हैं। क्या बात क्लियर है? और दोनों में इतना इन्फ्लामेशन हो गया, और ये बिल्कुल क्रॉनिक, धीरे धीरे कई सालों में होता है। इसको हाथी पाँव रोग कहते हैं, क्योंकि हाथी के पैर जैसा पैर हो जाता है। क्या बात क्लियर है? इस वजह से ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है, इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटियासिस। क्या बात क्लियर हुआ? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हेलमेंथ डिजीज, इसमें एस्केरिस वर्म की वजह से होता है। इसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, और इंटेस्टाइन का जो रास्ता है, जो पैसेज है, वो भी ब्लॉक होता है। क्यों होता है, ये सारी बात हुई है। ये कैसे स्प्रेड होता है, तो एस्केरियासिस कैसे स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक, और इसमें सॉयल, वाटर और प्लांट, ये सारी चीज़ें कंटामिनेटेड होती हैं। इनको कोई हेल्दी पर्सन इंटेक करता है तो उसके अंदर भी एस्केरियासिस होने के खतरे बन जाते हैं। सॉरी, अब सुनिए फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस के बारे में। कॉज्ड बाई वुचेरिया एक फाइलेरियल वर्म है। इसमें ब्रोंकोप्टाई या फिर मेलाई की वजह से होता है। ये क्रॉनिक डिजीज होती है, जो बहुत लंबे समय में अपना इफेक्ट शो करती है, या बहुत लंबे समय से धीरे धीरे शरीर में बनी रहती है, और फाइनली वो एक बहुत ही घातक रोग बन के सामने आता है। ठीक, यूजुअली इसमें लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ये कहाँ होता है, कौन से ऑर्गन में ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो लोअर लिम्ब होता है। जैसे पैर को लोअर लिम्ब कहते हैं, अपर लिम्ब मतलब हाथ, तो लोअर लिम्ब के जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं, इनके एक वहाँ पे जा जाके या लार्वा जा जाके। ठीक, इसमें जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं, जिसको ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये वेक्टर की तरह काम करती है। जैसे मलेरिया नहीं था, मलेरिया किसकी वजह से था, एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से। ये किसकी वजह से है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से। क्या बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप ऐसे ही कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए, और थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट पढ़ते पढ़ते ही ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। 10-15 मिनट टाइम निकाल के आप वीडियो को देख लिया करिए। इसमें सिर्फ काम की बातें हैं, कोई बकवास नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। एनसीईआरटी से ही जो भी बातें पढ़ाई जा रही हूँ, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा पॉइंट में कर दिया जाता है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। एनसीईआरटी में बिल्कुल पैराग्राफ है, लैंग्वेज है, तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक, और स्पीड अगर स्लो लगती है तो आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, और आप चाहे तो इसके रिगार्डिंग अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और
स्पीड में इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, तो फिर आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।